हेलो एवरीवन, कैसे हैं हम सभी दोस्तों। हमारी चल रही है सीएसएस प्लेलिस्ट, लेकिन आज हम एडवांस सीएसएस स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है सास। और इसमें हम बनाएंगे आज ये वाली एनिमेशन। ठीक है, बहुत सारी एनिमेशन, एक नहीं बहुत सारी एनिमेशन आप बना सकते हैं। ये हमारा एक एडवांस टॉपिक आज से स्टार्ट होगा। इसमें क्या फर्क है, सीएसएस क्या होती है, सास सीएसएस क्या है, इसका फुल नाम होता है, फुल फॉर्म है सिंथेटिकली ऑसम स्टाइल शीट। इसका काम क्या है, बहुत ही मतलब पॉपुलर लैंग्वेज बोल लो आप इसको। जो आजकल ट्रेंड में है ना, वो है हमारी सास है, इन्होंने लिखा भी हुआ है इधर। ठीक है, तो ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे आप इसके बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज ले सकते हैं। इसका काम क्या है, क्या डिफरेंस है सीएसएस में एंड इसमें सास में, वो मैं लाइव दिखाऊंगी, वो भी प्रैक्टिकली। ठीक है, तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको एग्जीक्यूट करना भी डिफरेंट है। सीएसएस को हम डायरेक्ट एग्जीक्यूट करते हैं अपने ब्राउजर पे, हम HTML का कोड एग्जीक्यूट कर देते हैं तो हमारी CSS से चल पड़ती है। लेकिन सास को एग्जीक्यूट करना थोड़ा डिफरेंट है। BS कोड उसके लिए होना जरूरी है। BS कोड में हम सारा कोड करेंगे। तो आपने क्या करना है, एक फोल्डर बना लेना है। यहाँ पर मैंने एक फोल्डर बनाया हुआ है अपने डेस्कटॉप पे, इसका नाम मैंने सास रखा हुआ है। इसको ओपन कर लेना है आपने यहाँ पे BS कोड में। ठीक है, मैं सब कुछ यहाँ पे डिलीट कर देती हूँ। हमने अपनी जो सास लैंग्वेज है उसको कैसे एग्जीक्यूट करना है, इसको बंद कर दो। सब कुछ डिलीट कर रही हूँ, सारे पेज डिलीट करने हैं, ताकि आपको पता चले कि इसको हम एग्जीक्यूट कैसे करते हैं। तो ये भी सब कुछ इसको रहने देते हैं। तो फिर मैं लास्ट में बताऊंगी कि हमने अगर सेम कोड, सेम एनिमेशन का कोड हमने नॉर्मल CSS में करना हो तो वो कितना लंबा कोड होगा, कितना ज्यादा डिफिकल्ट होगा। ठीक है, तो दोनों ही कोड मैं आपको दिखाऊंगी। चलिए फिर यहाँ पर आपने जो भी फोल्डर बनाया हुआ है, सबसे पहले इसमें एक फाइल क्रिएट करो। index.html, हमें सबसे पहले HTML का कोड चाहिए। तो यहाँ पे हमें लिख देती हूँ डॉक्स। और एक बात, यहाँ पर जो हमारी सास लैंग्वेज है ना, इसको आप यहाँ पर डायरेक्ट ना लगाओ। इसको यहाँ पर लगाएंगे तो ये एग्जीक्यूट नहीं होती। जैसे हम इंटरनल CSS लगाते हैं ना, तो वहां पर आप स्टाइल टैग यहाँ पर ही HTML को कोड के बीच ना लगाओ, तो वो एग्जीक्यूट नहीं होगी। ठीक है, इसके लिए हमें डिफरेंट ही पेज चाहिए। तो यहाँ पर मैं इसको कॉल कर देती हूँ। चलिए इसको बाद में करते हैं, क्योंकि ये जरूरी है पार्ट की कॉल कैसे करते हैं। सबसे पहले मुझे जो चाहिए, जो एनिमेशन हमने बनानी है उसका एक, हम मान लो एक कंटेनर या फिर फ्रेम लगा दो। ठीक है, जरूरी नहीं फ्रेम ही लगाना है, आप कंटेनर भी ले सकते हैं। मैंने ये वाली एनिमेशन बनानी है, ये वाली। ठीक है, तो इसके लिए मुझे क्या क्या चाहिए, इसको हम इधर कर देते हैं। यहाँ पर एक डिव चाहिए मुझे, इसको क्लास ऐड कर देती हूँ बॉल की। यहाँ पर हमारी एनिमेशन कुछ ऐसे स्टार्ट होती है। अभी तो हट गई, चलिए स्टार्टिंग में हमारे पास यहाँ पर एक बॉल आती है। ठीक है, तो वहां से स्टार्ट होगा। बॉल के बीच मुझे उसकी जो पत्तियां हैं छोटी छोटी, वो हमें नजर आ रही थी ना, वो पार्ट्स कैसे बनाने, उसको हम क्लास दे देते हैं डिस्क। डिस्क आपने कॉमन क्लास रखनी है, डिस्क 1। कितने बनानी है आपने डिस्क, वो लगा दो, 2 3 4 5 6 लगा देते हैं। यहाँ पे बस क्लास नाम चेंज कर दो। अब यहाँ पर हमें कॉमन क्लास की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो आप यहाँ पर बस कोई डिफरेंट क्लास लगा सकते हैं। हर एक डिव को क्लास डिफरेंट देनी है। ये हमारा हो गया HTML का कोड। अब हमने लगानी है CSS। नॉर्मल CSS की बात नहीं कर रही, हम लगाएंगे सास CSS। तो यहाँ पर लगाओ लिंक, जैसे हम कॉल करते ही हैं हमारी जो नॉर्मल होती है स्टाइल शीट, और अपनी फाइल का नाम, कौन सी फाइल का नाम रखना है। यहाँ पर आओ फोल्डर पे, आपने एक क्रिएट करनी है, एक पेज क्रिएट करो, उसका नाम रखो style.css। ये तो नॉर्मल पेज है, लेकिन यहाँ पर आपने इसको ब्लैंक छोड़ना है। कोड इसके बीच नहीं रखना, बस आपने इसको क्रिएट करके छोड़ देना है। क्रिएट कर दिया। अब यहाँ पे चलो, यहाँ पर जो नाम आएगा ना, वो आएगा style.css का। तभी जाके हमारी सास CSS वर्क करेगी। यहाँ पर आपने style.css का लिंक देना है, और इस पेज को आपने बिल्कुल खाली छोड़ देना है। अब यहाँ पे आओ, फोल्डर में एक नाम, यहाँ पर कोई और फाइल बनाओ, उसका नाम हम रख देते हैं टेस्ट। और स्टाइल से स्टाइल ही रख देते हैं, style.scss। बस इस नाम से सेव करना है, ये बस जरूरी है।
तो जैसे ही हम इसको सेव करेंगे ना, ये वाली फाइल अपने आप क्रिएट हो जाएगी। जो भी हम कोड इसके बीच रखेंगे ना, इसके एक्सटेंशन से पता चल जाएगा कि ये सास CSS है। SCSS के नाम से आपने बस सेव कर देना है। और जहां पर जो आपने लिंक देना है वो देना है स्टाइल फाइल का, लेकिन इसको आपने खाली छोड़ देना है। अब इसको एग्जीक्यूट कैसे करेंगे? तो यहाँ पर अगर इधर मैं कुछ भी, मान लो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ बॉडी का मुझे कलर चेंज करना है, बैकग्राउंड कलर मैं कर देती हूँ रेड। ठीक है, इसको रिफ्रेश कर दो। ये हो गया रिफ्रेश, मेरे पास हो गया, आपके पास नहीं होगा। क्यों? यहाँ पर देखो, इसको मैं बंद कर देती हूँ, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। मैं BS कोड कर रही हूँ बंद, फिर से मैं ओपन करूंगी। यहाँ पे चलो BS कोड में एग्जीक्यूट कैसे करती हैं CSS, सास CSS को, वो देखो। यहाँ पे आ गए, इंडेक्स फाइल पे जाओ, इसको मैंने एग्जीक्यूट करना है, यहाँ से कर देते हैं। आपने एग्जीक्यूट इंडेक्स फाइल को ही करना है। इसमें CSS कैसे वर्क करेगी वो देखो। ये हो गया एग्जीक्यूट। अब देखते हैं बैकग्राउंड कलर चेंज हुआ कि नहीं। यहाँ पे हो गया कलर चेंज। अब देखो यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे कलर चेंज हो चुका है। ठीक है, मैंने लगाया किधर है, यहाँ पे, लेकिन आपके पास नहीं होगा जब आप फर्स्ट टाइम यहाँ पे ऐड करेंगे। अब यहाँ पे फोल्डर देखो, यहाँ पर मेरे पास एक फाइल बनी हुई है style.css.map। ये कैसे बनेगी? यहाँ पे एक ऑप्शन लिखा हुआ है वॉच सास, बस इसी का सारा खेल है। इसके ऊपर आपने करना है क्लिक। मैंने इसको ऑलरेडी एग्जीक्यूट कर रखा था। ठीक है, यहाँ पर वॉचिंग आ जाएगा, मतलब हमारा लाइव चल रहा है। जो भी CSS है, जो हमारा ब्राउजर है, वो अब लाइव चल रहा है। ठीक है, यहाँ पर जब तक वॉचिंग नहीं आता, ठीक है, आपका कोड वर्क नहीं करेगा। तो यहाँ पर आपके पास तभी यहाँ पर कोड वर्क करेगा अगर आपने इसको वॉच लाइव किया होगा। ठीक है, वॉच सास करना है तो यहाँ पर ये लाइव हो जाएगा, फिर आप इसको टर्मिनल को बंद कर सकते हैं। ये फाइल बेसिकली आपके पास बननी चाहिए style.css.map की। ठीक है, तो इसी से पता चल जाएगा कि हम यहाँ पर सास की फाइल बना रहे हैं। ठीक है, तो ये फाइल मेरे पास बन चुकी है, इसको बंद कर दो। ये हमने नहीं बनाई थी, ये अपने आप बनी है जब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पर बस आपने क्लिक कर देना है। अब हम चलते हैं यहाँ पे style.SCSS में, इसको हटा दो। इसका फर्क क्या है, CSS और सास में फर्क क्या है वो देखो। इसको बेसिकली लाया गया था कि हम रीयूज कर सकते हैं कंटेंट को। यहाँ पर एक छोटी सी इसकी डेफिनेशन है, डॉक्यूमेंटेशन पे चलते हैं। जस्ट एक लाइन में आप इसको समझ सकते हैं कि ये आपको अलाउ करता है नेस्टर रूल, मिक्सन्स, फंक्शंस, इवन आप इसमें लूप्स लगा सकते हैं, जैसे हम जावा स्क्रिप्ट में लगाते हैं, वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं, लूप लगा सकते हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी कर सकते हैं जो हम जावा स्क्रिप्ट में भी करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसके वेरिएबल बना सकते हैं, लूप्स लगा सकते हैं, यहाँ पर आप फंक्शंस बना सकते हैं। कैसे? अब मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बना के दिखाऊंगी। मुझे चाहिए बैकग्राउंड कलर। तो वेरिएबल बनाने का तरीका है $। वेरिएबल का नाम रखो कोई भी, मान लो मैंने लिख दिया बैकग्राउंड कलर। कलर कौन सा चाहिए वो लिखो, मुझे चाहिए ये वाला कलर। जो भी आपको कलर चाहिए वो यहाँ पे लिख दो। अब ये कलर मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया, साथ में एक वेरिएबल दे दिया। रीयूज ये हमें अलाउ करता है। अगर मैं मुझे पूरी फाइल में ये कलर 10 बार लगाना है, कोड लिखने की मुझे जरूरत नहीं है, डायरेक्ट मैं लिखूंगी इसका वेरिएबल। इसको हम वेरिएबल डिफाइन करना बोलते हैं। अब मुझे यहाँ पर एक और कलर चाहिए, एक और मैं बना दूंगी। नाम कोई भी रख सकते हैं, ये वेरिएबल नाम है, कोई भी नाम हो सकता है। दूसरा मुझे चाहिए एक डिस्क कलर, तो वो कौन सा चाहिए वो आप यहाँ पे लिख दो। 2 कलर मैंने बना दिए। ये सिर्फ पॉसिबल है यहाँ पर अगर आपने .SCSS यूज किया है। अब मैं यहाँ पे कॉपी करके स्टाइल टैग में जाऊंगी, जो हमारी स्टाइल फाइल है। यहाँ पे देखो एरर आ रही है। ठीक है, आप इसको .CSS की फाइल में नहीं लिख सकते, तो इसमें एरर आएगा, इसलिए यहाँ पे एरर है। ठीक है, इसको हटाओ, इसी से आपको पता चल जाएगा। इसीलिए यहाँ पे देखो कोई भी एरर नहीं है, क्योंकि हमने .SCSS के नाम से सेव की है।
अब हम अपने कोड की तरफ चलते हैं। यहाँ पर बस आपने ध्यान रखना है, जहाँ पर वॉचिंग आना चाहिए आपका लाइव, यहाँ पर CSS फाइल लाइव होनी चाहिए, तभी ये वर्क करेगी। यहाँ पर बेसिक कोड है कोई, हम लगा देते हैं। बॉक्स साइजिंग हम यहाँ पे लिख देते हैं बॉर्डर बॉक्स। उसके बाद मुझे मार्जिन 0 चाहिए, पैडिंग 0। ये भी ऑप्शनल है, जरूरी नहीं आपने लगाना ही है। चलिए, अब बॉडी का अब कोई बैकग्राउंड कलर या कुछ और कुछ प्रॉपर्टीज है, हमें जस्टिफाई कंटेंट सेंटर में करना है, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे कोड लगाना पड़ेगा। हाइट आप देख सकते हैं स्क्रीन की कितनी बड़ी, कितने एरिया में हमें वो नजर आना चाहिए। विड्थ मुझे 100 BW लिख देती है, इतनी बड़ी विड्थ चाहिए। डिस्प्ले हम इसमें फ्लेक्स में करेंगे, ताकि सारे का सारा कंटेंट एक ही लाइन में आ जाए। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर में करेंगे, और अलाइन आइटम सेंटर में करेंगे, और बस। जहां पर ये प्रॉपर्टी हमने इधर लगाई हुई है ना, इसको हम इधर भी लगा देते हैं, ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि जो हमने एनिमेशन बनानी है ना, इसको पहले हटा देते हैं। ये कलर नहीं चाहिए हमें, एक बार आ जाता है, इसको नीचे ले चलते हैं। अब बारी आती है डॉट फ्रेम। यहाँ पर देखो, फ्रेम जो हमने पहली क्लास ली थी उसकी हम पोजीशन रख देंगे, रिलेटिव रखेंगे। विड्थ रख दी 400 पिक्सल, एक तो ये बार बार आ रहा है। यहाँ पर विड्थ रख दी। फ्रेम कितना बड़ा चाहिए, फ्रेम वहां पर जो बैकग्राउंड में हमारे पास पर्पल कलर का था ना, वो वाला फ्रेम। सास की जरूरत क्या है, तो आपको जब तक आप एंड में पहुंचेंगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि नॉर्मल CSS और सास की कोडिंग में कितना ज्यादा फर्क है। तो यहाँ पर इसको हम फ्लेक्स में कर देते हैं, डिस्प्ले फ्लेक्स। ये इसको तो जरूरत ही नहीं है। फ्रेम है तो जस्ट इसकी हाइट लिख दो, कितनी बड़ी हाइट चाहिए। बैकग्राउंड एक कलर, अब देखो मैंने बैकग्राउंड कलर ऑलरेडी बनाया हुआ है, ठीक है। तो मुझे चाहिए बैकग्राउंड कौन सा, जो हमने वेरिएबल बनाए थे ना, इनमें से कोई एक मुझे बैकग्राउंड पे चाहिए। तो आप यहाँ पर कलर नहीं लिखेंगे, आपने लिखना है वेरिएबल। सबसे पहला यूज तो यही है, ठीक है। हम कोड को रीयूज कर सकते हैं। तो अब देखना बैकग्राउंड कलर लग जाएगा। ये देखो आ गया कलर। जो हमने कंटेनर लिया है, मान लो फ्रेम लिया है। ये पता है बार बार क्यों आ रहा है, क्योंकि हमारा लाइव अपडेट हो रहा है, जो भी सर्वर है ना वो लाइव अपडेट हो रहा है। जैसे जैसे हम कोड लिखते जाएंगे ये अपडेट होता ही रहेगा, उसी टाइम अपडेट हो जाता है, इसीलिए ये बार बार आ रहा है। अब यहाँ पर ये पहला यूज हो गया कि आप एक ही कलर को मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हैं, वो भी वेरिएबल के साथ। अब नेक्स्ट चलते हैं। कलर मुझे चाहिए वाइट। ये कलर उस चीज का होगा जो हमने इसके बीच फ्लावर सा बनाना है ना, उसका कलर वाइट होगा। जो भी इसके बीच टेक्स्ट या कंटेंट आएगा उसका हम कलर कर देंगे वाइट। इसको फिर से बंद करना पड़ेगा। कलर वाइट हो गया। और इसका जो बॉर्डर रेडियस है वो ऑप्शनल है, ये सब आप कर सकते हैं। 5 पिक्सल हो गया बॉर्डर रेडियस, डिस्प्ले ग्रिड में। तो जो भी इसके बीच कंटेंट आएगा ना वो ऑलरेडी, क्योंकि हमें मल्टीपल वो उसके जो पार्ट्स है ना मल्टीपल बनाने हैं, तो वो एक ग्रिड में हम इसको बना देंगे। चलिए फिर अब हमने यहाँ पर 3D लुक इसको देनी है। 3D, चलिए 3D का हम काम बाद में करते हैं, पहले वो बना देते हैं जो हमने वहां पे लिखा था। पहले डॉट बॉल बनाएंगे, जो बॉल नाम की क्लास ली थी। यहाँ पर ये वाली हमने क्लास ली है ना बॉल की, यहाँ पर क्लास लिखो। यहाँ पर वर्क ही नहीं करनी थी, स्पेलिंग मिस्टेक थे। तो यहाँ पर जो बॉल की क्लास ली है, अब इसकी बारी है। यहाँ पे आओ, बॉल। पहले बॉल क्रिएट करो, कैसी बॉल चाहिए, तो उसकी पहले हाइट विड्थ रख देते हैं। इतनी बड़ी बॉल चाहिए। वो जो फ्लावर बन रहा है ना, वो फ्लावर आपको कितना बड़ा चाहिए।
रिफ्रेश। उसके बाद यहाँ पे इसको हम हाइट विड्थ लगा दी हमने, लेकिन यहाँ पे नजर नहीं आ रहा, तो इसको हम कलर दे ही देख रहे हैं, बाद में हम हटा देंगे। मान लो यहाँ पे हम कलर लिख देते हैं रेड। ये वाला हम कलर बाद में हटा देंगे, और रेड कलर लिख दिया। यहाँ पे हम इसका बॉर्डर रेडियस लगा देते हैं 50%, ताकि ये सर्कल में आ जाए। सर्कल बन गया, एक फ्लावर बनाना है। पहले हम इसको हटा देते हैं। यहाँ पर अब हमने हमारा बन चुका है, एक सर्कल बन गया है। इसको मुझे चाहिए 3D में, वो 3D लुक थी, तो ट्रांसफॉर्म आप स्टाइल लिख सकते हैं, पर सर्व 3D। 3D में मुझे चाहिए, आप इसको बोल सकते हैं। ट्रांसफॉर्म करना है, हम इसको रोटेट कर देंगे एक्स एक्सिस से 70 डिग्री, और रोटेट हो गया। यहाँ से स्टार्ट होगी हमारी एनिमेशन। ये बार बार ये अपडेट होता ही रहेगा, क्योंकि मैं यहाँ पर लाइव अपडेट कर रही हूँ। जैसे जैसे कोड लिखते जाएंगे ये अपडेट होता ही रहेगा, इसको हम कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पे हम लॉक भी लगाते तब भी ये बंद नहीं होगा। अगर हम यहाँ से इसको कर दें, ठीक है, यहाँ पर अब बंद हो गया, ठीक है। रिफ्रेश, इसको यहाँ से बंद कर देते हैं, चलिए। यहाँ पे 70 डिग्री के साथ रोटेट कर दिया। रोटेट कर दो बाई एक्सिस से 0 डिग्री। अब देखो यहाँ पर वॉचिंग नहीं आ रहा, ठीक है। तो आप जब भी VS कोड करेंगे, आप एक बार इसको एग्जीक्यूट कर दो, आपके टर्मिनल में ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। जो हमारा टर्मिनल होता है ओपन हुआ है ना, उसमें जो ऑलरेडी बैकग्राउंड में चल रहा है, तो आप इसको यहाँ पे स्टॉप कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो बार बार ओपन नहीं होगा। ये ना सोचे कि अभी यहाँ पे वॉचिंग नहीं आ रहा। बस आपने जब VS कोड में फर्स्ट टाइम आपने इसको एग्जीक्यूट करना है ना, सास को, तब यहाँ पे बस आपने क्लिक करना है। उसके बाद रोटेट, जेड एक्सिस से भी रोटेट करेंगे, 20 डिग्री तक कर देते हैं। तो यहाँ पर इतना ही रहेगा, हो गया रोटेट। अब इसमें एनिमेशन ऐड करेंगे। एनिमेशन बनाओ, एनिमेशन का नाम रख दो, कोई एनिमेट रख देते हैं। टाइमिंग रख दो, 10 सेकंड रख देते हैं। मेथड रख दो, इजी इन आउट। इनफाइनाइट वो चलती रहेगी, ठीक है, फ्लावर घूमता ही रहेगा। अब हम यहाँ पे एनिमेशन पहले लगा देते हैं, फिर बाद में सास का कोड लगाएंगे। एनिमेशन लगाओ, एनिमेट। जहां पर मुझे 0% पे एनिमेशन, देखो कैसे लगानी है, ऐसे फ्लावर कैसे बनते हैं। आपने यहाँ पर मल्टीपल स्क्रीन की पोजीशन रखनी है, 0% पे, 50% पे। आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, जरूरी नहीं जो मैंने लिखा है, तो वो कुछ और ही एनिमेशन बनेगी। ट्रांसफॉर्म, हमने ये रोटेट करना है एक्स एक्सिस से 70 डिग्री। रोटेट करना है वाई एक्सिस से 0 डिग्री। रोटेट करना है, इसको हम कर देते हैं जेड एक्सिस से 20 डिग्री। जो हमने यहाँ पे लिखा था ना, ये वाला, ये सारा यहाँ पर इतनी स्क्रीन पे ये सेम रहेगा, मतलब हमारी एनिमेशन यहाँ से स्टार्ट होगी। यहाँ पर ये टेढ़ा सा है ना सर्कल, यहाँ से स्टार्ट होगी, उसके बाद ये ऊपर की तरफ उठ के आएगा। मतलब एनिमेशन होगी जहाँ से स्टार्ट, उसके बाद चेंजेस कहाँ पे आनी है, 50% पे। 50% पे कॉपी करो, पेस्ट, रोटेट कर दो, ये सेम ही रहेगा। बाई एक्सिस से हम 360 डिग्री तक रोटेट कर देंगे। बाई मतलब ऐसे ही।
बाई एक्सिस से रोटेट किया, 0%, 50 और जेड एक्सिस से -20। अभी ये अप्लाई नहीं हो रहा, एनिमेटिक स्पेलिंग सही है, ट्रांसफॉर्म करना है, एक्स एक्सिस से 70 डिग्री और यहाँ पर इतनी कर दी, रोटेट बाई एक्सिस से। चलिए नेक्स्ट लगा के देखते हैं, और यहाँ पर 70% लगा के देखते हैं। रोटेट करेंगे, जहां पर वैल्यू अब चेंज करके देखते हैं, 170 डिग्री तक ये रोटेट हो। अभी हो नहीं रहा, बाई एक्सिस से 90 डिग्री कर देते हैं। अभी जो एनिमेशन अप्लाई नहीं हो रही, चलिए इसको यहाँ पे कंप्लीट कर देते हैं पहले। मतलब यहाँ पे ये अभी पूरा बना नहीं है। अब ये हमने जो डिस्क ली है ना, 6 डिस्क ली है, इसने रोटेट होना है, ठीक है, तो ये हमें बनानी पड़ेगी। अब यहाँ पर हमें एक प्रॉपर्टी ऐड करूंगी, एरे ब्रैकेट के बीच लिखो क्लास। क्लास मतलब मैं जो भी अब क्लास का नाम लिखूंगी, अब ये हमारा एक सिलेक्टर है, इसको मैंने यहाँ पे बोल दिया है कि जिधर जिधर इस नाम की क्लास है, इस चीज का मतलब है जिधर जिधर डिस्क नाम की क्लास है उसके ऊपर ये कोड लग जाए। तो डिस्क नाम की क्लास हमारे पास 6 है, ठीक है, 6 है, तो वहां पर ये वाला कोड लग जाएगा। यहाँ पे चलो विड्थ लिखो, जितना बड़ा हमने वहां पे वो लिखा था ना, पूरा जो सर्कल बनाया था उतनी हाइट विड्थ रखेंगे। जहाँ पे सेमी कॉलन, जहाँ पर डबल कोट बंद होनी है, विड्थ रखो, हाइट रखो 250 पिक्सल, बॉर्डर रेडियस हम इसका 50% कर देंगे। तो डिस्क हमने ऑलरेडी बनाई हुई है, ठीक है, इसको बस इसमें फ्लावर वाली वो शेड डिस्क ऐड करनी है जो फ्लावर की लुक में आएंगे। तो उसकी बॉर्डर रेडियस हाइट विड्थ सब कुछ सेम रहेगा। बैकग्राउंड कलर कौन सा लगाना है? बैकग्राउंड कलर वो लगाएंगे जो हमने यहाँ पे मेंशन किया था, ये वाला। वेरिएबल उठाओ, जहाँ पे लगा दो। तो जहाँ पे ये इसके बिल्कुल जहाँ पर ये वाले ये रेड वाला है ना, इधर बनेगा। अब अगर हम यहाँ पे इसको हटा दें, ये बैकग्राउंड हमने ये वाला कलर नहीं लगाना है, ये जस्ट हमने एरिया बनाया था बॉल का, ठीक है। रिफ्रेश, अच्छा यहाँ पे बंद हो गया, यहाँ पे इसको ऑन कर देते हैं। एनिमेशन भी तभी अप्लाई नहीं हुई, यहाँ पर इसको ऐसे करना पड़ेगा। अब सही है, अब एनिमेशन अप्लाई होगी, ठीक है, वो सर्वर बंद हो गया था। यहाँ पे जो सर्वर अपडेट होता है जब हम कोड करते रहते हैं, लेकिन यहाँ पर ये जैसे अपडेट होगा ये शो भी होता है, तो ये इसको हम बंद नहीं कर सकते। यहाँ पर हम स्टॉप कर देते हैं, सिर्फ एक बार ही एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद जैसे हम पेज ऐसे बदलेंगे ना, तो मैंने इसकी सेटिंग की हुई है कि ये सेव होगा ऑटोमेटिकली। जैसे ही मैं ऐसे ब्राउजर इसको ओपन करती हूँ ना, तो ये ऑन ब्राउजर ओपन पे सेव हो जाता है, इसीलिए वो बंद हो गया था सर्वर। तो यहाँ पर एनिमेशन हमारी लग चुकी है। यहाँ पर आपने बैकग्राउंड इसका हटा देना है। बॉल का बैकग्राउंड हमें कलर नहीं चाहिए था, सिर्फ यहाँ पे डिस्क का चाहिए। और इसकी पोजीशन रख दो, पोजीशन हम इसकी रखेंगे एब्सोल्यूट। चलिए यहाँ पे पहुंच गए हम। अब देखो वो हमने फ्लावर कैसे बनाना है। अब हम सास की कोडिंग करेंगे। यहाँ पे आओ, हम यहाँ पर सास में फॉर लूप लगा सकते हैं। इसी से आपको पता चलेगा नॉर्मल सीएसएस और इसमें क्या फर्क है। फॉर लूप लगाओ, एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है, वेरिएबल हम बनाते हैं $साइन के साथ। वेरिएबल का नाम लिख दो कोई, फ्रॉम कहाँ से चलेगी, एक से स्टार्ट होगा, थ्रू
कहाँ तक चलेगा, इसको हम लगा देंगे शे लगाए हैं हमने। ठीक है, जितने भी हमारे हमने जहाँ पे लगाए हुए हैं डिस्क, जितने भी डिप लगाए हैं टोटल 6 हैं। तो मैंने इसको बोल दिया है कि 6 तक ये चलना चाहिए। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो से देखी होगी, वहां पर आपने देखा होगा कि जितने डिस्क हमने डिप लगाए होते हैं उसकी कोडिंग करते हैं। वो मैं दिखाऊंगी सेम कोडिंग हम नॉर्मल सीएसएस में कैसे करते हैं, और वो कितनी लंबी होगी। तो यहाँ पर देखो, जो हमने डिस्क नाम की क्लास ली है, मैंने कितनी ली है, यहाँ पर डिस्क नाम की 6 क्लासेस हैं। तो इसने क्या करना है, ये वाला जो लिखा हुआ है ना, इसको जो काउंट करता रहेगा। इसीलिए इसकी जो खास बात है, हमें अलग अलग कोड नहीं करना पड़ेगा। वो कैसे करेंगे, हैश टैग के साथ जो $i वेरिएबल हमने लिया है, इसके साथ इसको पता चल जाएगा। इसका मतलब है जो डिस्क नाम की क्लास है उसके साथ हाइफन, हाइफन जे वाला, उसके बाद $i में ये देख लेगा कि कहाँ तक का मुझे जाना है। जब इसको 6 वैल्यू मिल जाएगी तब ये स्टॉप स्टॉप हो जाएगा। $i में ये 1 by 1 इंक्रीमेंट होता जाएगा। करना क्या है उसने, जब ये 1 by 1 चेंज होता रहेगा, बस एनिमेशन ऐड करो, रोटेट कर देगा इसको, हैश टैग $i। जो भी आई में वैल्यू होगी, मतलब आई में क्या है, डिव है हमारे, वो सारे रोटेट हो जाएंगे। टाइमिंग 10 सेकेंड रहेगी। इजी इन आउट मेथड रहेगा, इनफाइनाइट चलता रहेगा। साथ साथ में रिफ्रेश भी करते हैं। अब कुछ ऐसे घूम रहा है, लेकिन यहाँ पर अभी इसकी जो परफेक्ट लुक है वो नहीं बनी। अब चलो नेक्स्ट, हमने लगा दी है फॉर लूप। यहाँ पे देखो मैंने की फ्रेम लगाया हुआ है, ठीक है। की फ्रेम हमने यहाँ पर एनिमेशन, किधर गया एनिमेशन, रोटेट लिखा हुआ है। एक तो हमने ये एनिमेशन लगाई हुई है, एक हमने दूसरी एनिमेशन लगाई थी, ठीक है। तो हम अब जो रोटेट वाली एनिमेशन है ना, यहाँ पे दूसरा की फ्रेम ऐड करो। रोटेट नाम रखा है एनिमेशन का, तो यहाँ पे लिखो रोटेट, लेकिन ये डायरेक्ट अप्लाई नहीं होगी। यहाँ पे लिखो हाइफन, हैश टैग $i। यहाँ पर वैल्यू हमारे डिव की चेंज होती रहेगी, ठीक है। जहाँ पे, जहाँ पर रोटेट, यहाँ पर 1 नहीं आई आएगा, तभी नहीं हुआ, सही है। जहाँ पर क्या हमने करना है, 0% पे, 5% पे। अब जहाँ पे एनिमेशन लगाओ जैसे हम नॉर्मली लगाते हैं, 100% पे इसको ट्रांसफॉर्म कर देंगे। रोटेट करना है 0, रोटेट वाई एक्सिस से हम 0 करेंगे। साथ साथ में हम यहाँ पे अब चेंजेस भी देखते जाएंगे। अभी यहाँ पर कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ, यहाँ पे नेक्स्ट चलो। जब ये पहुंच जाएगा 15% पे, 85% पे पहुंच जाएगा, तब ट्रांसफॉर्म कर देंगे। रोटेट करना है बाई एक्सिस से। अब देखो यहाँ पे रोटेट हम करेंगे इसको बाई एक्सिस से, डॉलर, यहाँ पे डबल ब्रैकेट लगाओ, $i जो भी हमने वेरिएबल लिया था, मल्टीप्लाई कर दो 28 प्लस डिग्री, इतने डिग्री, 28 डिग्री। मतलब इसको हमने बोला है, जब भी हमारी स्क्रीन यहाँ पे पहुंच जाएगी उसको हम रोटेट कर देंगे बाई एक्सिस से। जो भी आई में वैल्यू होगी, div 1 है, ठीक है, उसको फिर 28 डिग्री के साथ ऐसे कर देगा। 2 आया, उसको 28 डिग्री, नेक्स्ट 28 डिग्री, मतलब आगे 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 हमारे डिव ऐसे मूव होते रहेंगे। यहाँ पर अभी हमने, ये हमारी एनिमेशन तो हो गई है कंप्लीट, लेकिन नजर नहीं ना आ रही। अब हम चलते हैं यहाँ पे, यहाँ पे हम कुछ कोड लगाते हैं। यहाँ पे हमें चाहिए 3D लुक में,
तो इधर आओ, जो फ्रेम हमने लगाया हुआ है, यहाँ पर हम कोड लगाते हैं। डिस्प्ले हमने ग्रिड में किया है। जो भी इसका प्लेस कंटेंट होगा, पहले इसको हम सेंटर में कर देते हैं। साथ में पर्सपेक्टिव, यहाँ पे एरिया लिखो 1500 पिक्सल। इसके साथ इसको पता चलेगा कि ये 3D में है। यहाँ पर हमने इसका एरिया जो मेंशन कर दिया है। और 3D में हमें चाहिए, तो यहाँ पर नेक्स्ट चलो। यहाँ पे क्लास ली है डिस्क की पोजीशन, यहाँ पे पोजीशन गलत लिखा हुआ है, एब्सोल्यूट आएगा यहाँ पे, वो ऑटो करेक्ट हो गया। और अब यहाँ पे देख लेते हैं, ये सब ओके है, ये भी ओके है। हमारी फॉर लूप जहाँ से हुई स्टार्ट, तो जहाँ पे प्रॉब्लम है यहाँ पे फॉर लूप जहाँ पे स्टार्ट होके एंड यहाँ पे होनी चाहिए, जिधर हमारी एनिमेशन एंड है, क्योंकि वो उसके बीच नहीं आ रहा। अब देखो, अब सही है। जहाँ पे प्रॉब्लम थी कि हमने यहाँ पर जो फॉर लूप लगाई है ना, इसको अब बंद करो। जहाँ पे हमने फॉर लूप लगाई है, सारा कोड इसके बीच आएगा। ये वाली जो एनिमेशन है ना, यहाँ पे स्टार्ट होगी, क्योंकि यहाँ पर 1 बाय 1 वो चेंज होता जाएगा। जे आई वेरिएबल लिखा है तभी वर्क करेगा अगर फॉर लूप के ब्रैकेट के बीच जे आएगा, नहीं तो इसको ये वाला वेरिएबल मिलेगा ही नहीं, ठीक है। तो फॉर लूप के बीच ही इसको लगाना है। यहाँ पर हमारी एनिमेशन सारी खत्म होनी चाहिए। यहाँ पर आई लूप नहीं है। यहाँ पे देखो, जिधर भी आई वेरिएबल है ना, वो उसी ब्रैकेट के बीच आएगा। यहाँ भाई ए जे वाली एनिमेशन में कोई भी आई वेरिएबल नहीं है, इसलिए इसको हम इस एनिमेशन के बाहर लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आई वेरिएबल हमने यूज किया है, वो फॉर फॉर लूप की ब्रैकेट के बीच ही आएगा, ठीक है। तो ये हमारा फ्लावर बन चुका है। अब देखो, कुछ ऐसे घूमेगा। जो हमने पहले बनाया था वो थोड़ा डिफरेंट था, अब हमने इसमें थोड़ा सा कोड चेंज किया है। अब देखो, यहाँ पर जो हम इसको सीएसएस में बनाते तो कितना कोड होता। ये है सेम कोड सीएसएस में लगाया गया है। इसके साथ क्या किया, डिस्क 1 की कोडिंग हमने अलग की है, 2 की कोडिंग अलग है। जितने भी आपने लगानी है ना डिस्क, सारी की कोडिंग, सारी की सारी कोडिंग लगानी पड़ेगी, उतने ही हमने की फ्रेम लगानी है। ये देखो, इतना फर्क है। जस्ट हमने क्या किया, फॉर लूप लगा दी सास के साथ। सेम सेम कोड आप यहाँ पर भी बना सकते हैं, सीएसएस में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस इसका कोड बहुत होता है। बस इसी को थोड़ा सा रिमूव करने के लिए, कि आपको ज्यादा कोड ना लिखना पड़े, उसके लिए हमने यहाँ पर ये वाली चीज लगाई है, सास को यूज कर दिया, फॉर लूप लगा दी, तो सारे के सारे डिस्क हमारे बीच इसी कोड के बीच आ गए। हमें इतना ज्यादा कोड लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ठीक है। ये हो गई हमारी एनिमेशन। तो अब बहुत सारी एनिमेशन है, ये तो कुछ भी नहीं, बहुत सारी एनिमेशन है जो हम यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।